नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश दुनिया की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीज फायर पर अमेरिका ईरान आमने सामने, तेहरान ने रखी इजराइल पर शर्त। ईरान का पलटवार कमजोर, ट्रंप बोले 13 में से 14 मिसाइलें मार गिराई। मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस बंद, सैकड़ों उड़ानें रद्द, यात्रियों पर असर। बीजिंग में डोभाल वांग की मुलाकात, आतंकवाद पर साझा एक्शन की बात। पहलगाम हमले के मददगार गिरफ्तार, एनआईए के पास 4 ठोस सबूत। अब खबरें विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच मध्य पूर्व में एक और टकराव की तस्वीर बन रही है। ईरान के कतर में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला कर दिया। जवाब में अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन ईरान ने इस सीजफायर को मानने से इनकार कर दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया गया है कि कोई भी समझौता अब तक नहीं होगा जब तक इजराइल अपने सैन्य हमले बंद नहीं करता। अरागची ने सोशल मीडिया पर संदेश देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने तेहरान समयानुसार सुबह 4 बजे से पहले हमला रोका, तभी ईरान भी अपने जवाबी कार्रवाई को रोकने पर विचार करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान के जवाबी हमले को कमजोर बताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने कुल 14 मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिका ने उनमें से 13 को नष्ट कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ पर लिखा है कि उन्होंने वैसे ही कमजोर जवाबी हमले की उम्मीद की थी। ईरान के इस एक्शन को अमेरिका ने गंभीरता से नहीं लिया है और संकेत दिया है कि वे किसी भी बड़े नुकसान से बचे हैं। ईरान, इजरायल और अब अमेरिका के इस युद्ध जैसे हालत का असर अब आम लोगों पर भी दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। एयर इंडिया ने भी मध्य पूर्व और यूरोप के कई अपनी उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी है। कतर ने ईरान के हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। वहीं बहरीन, कुवैत और मिस्र ने भी एयर ट्रैफिक पर रोक लगा दी है। लाखों यात्रियों की यात्रा पर इसका सीधा असर पड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बीजिंग दौरे पर है और वहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस बैठक में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और भारत-चीन रिश्तों को संतुलित करने पर चर्चा हुई। डोभाल ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ना बेहद जरूरी है। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद समेत तमाम द्विपक्षीय मसलों पर भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में अब एनआईए के 2 अहम गवाह मिले हैं। 22 अप्रैल को इस हमले में निर्दोष लोगों को पहचानकर मारा गया था। जांच में सामने आया है कि 2 स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी आतंकियों को पनाह दी थी। परवेज और बशीर नाम के इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एनआईए के पास 4 अहम सबूत है जो इनकी भूमिका को साबित करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन्होंने आतंकियों को भोजन, शरण और रसद दी थी और हमले में उनकी मदद की थी। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रांची में एक महिला ड्रग तस्कर के सरेंडर करने के बाद एक बड़ा ड्रग नेटवर्क सामने आया है। रूबी देवी नाम की ये महिला भाभी जी के नाम से कुख्यात है और बिहार से झारखंड तक ब्राउन शुगर का नेटवर्क चलाती थी। रांची पुलिस के अनुसार ड्रग्स तस्करों के बीच ये महिला मिनटों में नशे का सामान उपलब्ध कराती थी। पूछताछ में इस महिला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिससे सासाराम से रांची तक फैले नेटवर्क की परतें खुलने लगी है। इंदौर में हुई नीट परीक्षा के दौरान भारी बारिश के चलते बिजली चली गई थी और छात्रों को अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी थी। इस मुद्दे पर 75 छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खुद कोर्ट परिसर की लाइट 13 मिनट तक बंद कर दी, ताकि ये आकलन किया जा सके कि अंधेरे में काम करना कितना कठिन होता है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस अनोखी कार्रवाई ने सभी का ध्यान खींचा है।
महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर अब भाषा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। शिवसेना ने इस पर विरोध जताते हुए कहा है कि जब गुजरात के स्कूलों से हिंदी हटाई जा सकती है तो महाराष्ट्र में इसे क्यों थोपा जा रहा है। सामना में लिखा गया कि मातृभाषा मराठी को नजरअंदाज करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिवसेना ने पद्म पुरस्कार पाने वाले मराठी कलाकारों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। देवेंद्र फडणवीस और यहाँ जो अपने आप को शिवसेना मानने वाले डुप्लीकेट लोग हैं, एकनाथ शिंदे जैसे, उसने नरेंद्र मोदी जी को यह सवाल पूछना चाहिए, जो हिंदी भाषा की जो हमारे स्कूलों में जबरदस्ती की जा रही है वो गुजरात में क्यों नहीं। मुंबई और महाराष्ट्र को हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हिंदी का कारोबार चलता है, मुंबई से, लखनऊ से ज़्यादा मुंबई में चलता है, आपको मालूम होगा। यहाँ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, संगीत यहाँ से शुरू होता है, हिंदी गाना यहाँ से शुरू होता है, हिंदी के बड़े बड़े अखबार मुंबई से निकालते हैं। तो हमको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं है, सख्ती करने की जरूरत नहीं है। गुजरात में जाइए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा है कि मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं हूँ। यह अमित शाह की भाषा है। मैं गुजराती हूँ, हिंदी नहीं हूँ। हम लोग नहीं कहेंगे। हिंदी है वतन हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये कहने वाला ये महाराष्ट्र राष्ट्र के प्रति समर्पित है। किसी भाषा के प्रति हमारी नफरत नहीं है। हम हिंदी से प्यार करते हैं, करते रहेंगे। हम जब दिल्ली में जाते हैं, मुंबई से बाहर जाते हैं, तो पूरे व्यवहार हम हिंदी में करने की कोशिश करते हैं, चाहे नॉर्थ हो या वेस्ट हो। लेकिन दबाव की राजनीति आपकी जो है, वोट की राजनीति चल रही है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में आपको जो वोट चाहिए, इसलिए आप ये हिंदी भाषा का ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। गुजरात में करिए, गुजरात में। भारत सरकार ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इथेनॉल पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क पर नाराजगी जताई है। केंद्र का कहना है कि इससे देश के इथेनॉल मिशन को नुकसान हो सकता है। सरकार का लक्ष्य 2025-2026 तक 20% और 2030 तक 30% इथेनॉल मिशन का है। लेकिन राज्यों द्वारा लगाए गए चार्जेस न केवल ईंधन की कीमतें बढ़ाएंगे बल्कि पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन राज्यों से नीति पर पुनर्विचार करने की अपील की है। तमिल और तेलुगु फिल्मों के जाने माने अभिनेता श्रीकांत उर्फ श्रीराम इन दिनों गलत वजहों से सुर्खियों में है। ड्रग्स केस में नाम आने के बाद उन्हें 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चेन्नई पुलिस ने 23 जून को उन्हें हिरासत में लिया था और पूछताछ के लिए नुगंबाक्कम थाने से ले गई थी। इस दौरान उनके ब्लड सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस को श्रीकांत के खिलाफ कोकीन इस्तेमाल और ड्रग्स खरीदने के सबूत मिले हैं। कहा जा रहा है कि उनका संपर्क कई ड्रग्स सप्लायर से था। इस मामले का कनेक्शन पूर्व AIADMK नेता ट्री प्रसाद से भी जोड़ा जा रहा है, जिन्हें पहले ही ड्रग केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 26 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय श्रीकांत ने कई हिट तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब उनका करियर एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका सोशल मीडिया पर जवाब देने का अंदाज है। एक लड़की ने बिग बी की साइबर फ्रॉड कॉलर ट्यून को लेकर उन्हें ट्रोल किया, तो अमिताभ बच्चन ने भी उसी अंदाज में करारा जवाब दे दिया। लड़की ने कहा कि फोन पर बोलना बंद करो भाई, जिस पर बिग बी ने लिखा सरकार से बोलो भाई, उन्होंने जो कहा हमने कर दिया। अमिताभ के इस जवाब ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और उनके फैंस उनके इस अंदाज के दीवाने हो गए। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा सॉलिड नशा करते हो सर, तो बिग बी ने पलटकर जवाब दिया एक नशे में धुत व्यक्ति ही ऐसा लिख सकता है। 80 की उम्र पार कर चुके अमिताभ बच्चन आज भी उतने ही एक्टिव है, चाहे फिल्मों हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कौन बनेगा करोड़पति से लेकर सोशल मीडिया तक बिग बी हर पीढ़ी से संवाद बनाए रखते हैं। उनकी एक एक लाइन में आज भी वही दम है, वही वजह है जो दर्शकों से दर्शकों के दिलों पर छाया हुआ है। ट्रोलर्स को करारा जवाब देकर अमिताभ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें यूं ही सदी का महानायक नहीं कहा जाता। वो न सिर्फ फिल्मों में दमदार अभिनय करते हैं बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के सामने मिसाल पेश करते हैं। अभिनेत्री काजोल एक बार फिर अपने अभिनय से दर्शकों को चौंकाने आ रही है। इस बार वो नजर आएंगी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म माँ में, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से UA अंडर एज
16 प्लस सर्टिफिकेट मिल चुका है और इसकी ड्यूरेशन करीब 2 घंटे 15 मिनट है। माँ में काजोल एक ऐसी माँ का किरदार निभा रही है जिसकी बेटी एक शैतानी पेड़ के चंगुल में फंस जाती है। फिल्म में काजोल का किरदार उस भयानक ताकत से टकराता है जो लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। सीबीएफसी ने फिल्म को कुछ बदलाव के बाद पास किया है और अब इसकी रिलीज को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। इस हॉरर थ्रिलर को निर्देशित किया है विशाल फुरिया ने, जो पहले भी छोरी जैसी फिल्म बना चुके हैं। माँ 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और दर्शकों को एक नई तरह की डरावनी दुनिया दिखाएगी। ट्रेलर के बाद से ही इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब देखना होगा कि माँ काजोल के करियर की एक और यादगार फिल्म साबित होगी। आवाज इंडिया समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला रुकेगा नहीं। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ।